नमस्कार बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 ल्हासा की ओर है, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसे राहुल सांस्कृतायन ने सन 1929-30 में इसे तिब्बत नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन करते हुए लिखा था। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। इसमें बेटा नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरीकलिपांग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां और किले बने हुए हैं। कभी वहां चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं। कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। लेखक तिब्बत के सामाजिक जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयां हैं। वहाँ पर जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अनजान व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती हैं। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चीनी में फुटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। वहाँ पर लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया। लेखक ने और उसके अपने साथी सुमती की चिटें उसे दे दी। सुमती की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वो लेखक घोड़ों पर सवार होकर आए थे तो उन्हें गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वो भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। कहने का मतलब है कि भद्र वेश भी उन्हें अच्छी जगह नहीं दिलवा पाया था। ये केवल इसलिए कि वहाँ पर जान पहचान का महत्व है। आगे उन्होंने डांडा थोंगला का जंगल उसके बारे में बताया है कि डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देता। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। मतलब वहाँ पर कोई हथियार संबंधित कानून नहीं है तिब्बत में, इसलिए जो डाकू हैं आसानी से लूट लेते हैं। लेखक और सुमती भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतारकर भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि डाकुओं को भी पता है कि भिखारी हैं, इनसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जब उन्होंने घोड़ों पर यात्रा की तो उसका वर्णन करते हुए लेखक ने कहा कि उन्होंने 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़ों के लिए दोपहर के समय वो घोड़ों पर डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमाचल की हजारों बर्फीली चोटियां थी। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सिंगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरने लगे तो लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वो पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा, अर्थात लेखक गलत रास्ते पर चला गया। 1.5 मील चलने के बाद उसे पता चला कि वो रास्ता भटक गया है। वो फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमती उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही। मंगोल कौन होते हैं? जो तिब्बत में रहने वाली जनजातियां हैं। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। अर्थात जो आप गोबर के उपले बनाते हैं ना, उन्हें कंडे कहा जाता है। 3-4 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वो शांत हो गया। लंकोर में वो एक अच्छी जगह उन्होंने देखकर चाय सत्तू और गर्मा गर्म थुकुपा खाने को उनको मिला। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियां थी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमती के यजमान रहते थे। सुमती सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे।
गंडे खत्म हो जाने पर वे कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में जाने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन लेखक और सुमति 10-11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। बात करें शेखर विहार की तो तिब्बत के जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुंचे। उसका मुखिया भिक्षु नम्र से भद्रपुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी उन्हें बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कनुजुर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई पोथियां मतलब पुस्तकें। वहीं लेखक ने आसन जमाया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। अर्थात लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नम से विदाई लेकर चल दिए। उसने यजमान को सुमति को इसलिए जाने की अनुमति दे दी ताकि वो आराम से पुस्तकें पढ़ सके। तो बच्चों, आपने इसमें तिब्बत के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको भेजे जा रहे हैं। उन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।